टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो टैक्स प्लानिंग जैसे हमें पता है, टैक्स प्लानिंग में मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रही होती हूँ। उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में जो अवेलेबल अलाउंसेस हैं, एग्जाम्पशंस हैं, आप उनका यूज़ करके बेस्ट तरीके से टैक्स कैसे सेव कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स प्लानिंग ओनली। ओके। अब हर एक बहुत सारी टाइप्स की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गया, एचयूएफ हो जाता है, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड कंपनी। तो सारी चीज़ों में कितना टैक्स सेव हो रहा है, मैं कितना टैक्स कर पाऊंगी मैनेज, कौन कौन से अलाउंसेस और एग्जाम्पशंस यूज़ कर पाऊंगी एट दैट टाइम, उसको हम टैक्स प्लानिंग बोलते हैं विद रेफरेंस टू बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। एज वी ऑलरेडी नो, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। इसमें एक इंडिविजुअल है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसके पास आ रहे हैं, जितने भी लॉसेस हैं उसे ही बियर करने पड़ रहे हैं। तो द प्रोप्राइटर इज द ओनली ओनर ऑफ बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब कॉस्ट क्या है ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करने का? एक तो आपके पास कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, पर बर्डन बढ़ जाता है। बट हमें क्या देखना है कि टैक्स कंप्लायंसेस कैसी हैं। जैसे आपने टैक्सेशन में स्लैब रेट्स देखे होंगे, जो एक इंडिविजुअल पे लगता है व्हेन ही इज चूजिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एज यू कैन सी, द प्रोपराइटर कैन अवेल द सीलिंग ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम। सीलिंग ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम मतलब क्या, कि कोई कौन सी सीलिंग तक उसकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो 60 साल या उससे नीचे के हैं, 2 लाख रुपए तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो इंडिविजुअल्स जो 60 ईयर्स के से ज़्यादा हैं बट 80 ईयर्स से कम है, तो टैक्सेशन जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख हो जाती है, कि अगर आपने 2.5 लाख तक एनुअली कमाया है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा के हो तो एग्जम्पशन लिमिट हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, कि अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो भी आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जब आप स्लैब रेट्स देख चुके हो तब आप ये डिसाइड कर लोगे ना, कि यार अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में जाता हूँ तो मैं एक इंडिविजुअल बन जाऊंगा, उस टाइम पे मेरे पास यही एग्जाम्पशन रेट्स लगेंगे। ठीक है। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विल बी मिनिमम इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन के थ्रू ही बता दिया है। आप कंपनी में जाओ, आप एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जाओ, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाओ, बट जो सबसे मिनिमम टैक्स लगेगा वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में लगता है, क्योंकि यहाँ पे अलाउंसेस आप इतने यूज क्यों। अब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का केस तो देख लिया, कि उसमें जो भी स्लैब रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लग रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में है तो आप इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में आ गए ना। और हमने आपको टैक्स की ये चीज़ें बता दी हैं, कि ये स्लैब रेट्स हैं, ये टैक्स रेट है जो आपके ऊपर अप्लाई होगा। प्लस ये भी बता दिया कि जो मिनिमम टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होती है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते टाइम कितना कंसिडर करते हो। अगर sole proprietorship suits your business needs, so you should go for that of course, क्योंकि टैक्स ऑब्लिगेशंस काफ़ी मिनिमम है, नो कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है ज़्यादा, अनलाइक कंपनीज में जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एंड अदर थिंग्स। नाउ कमिंग टू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एच भी बोलते हैं। एच कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स हैं एटलीस्ट तो आप बना लो, बट उसमें से एक मेंबर जो है वो मेल मेंबर होना चाहिए, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। यू कैन सेव टैक्सेस बाय क्रिएटिंग अ फैमिली यूनिट, मतलब जब आप एच में जाते हो तो आप बहुत टैक्स सेव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। एंड पूलिंग इन असेट्स, मतलब फैमिली के जितने भी लोग हैं, आपके पास जितने भी असेट्स हैं, आप उसकी पूलिंग कर रहे हो टू फॉर्म एन एच इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एच के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे आपने कंपनी में सुना होगा कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सिमिलर। अ हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ एच हैज इट्स ओन पैन, एच का अपना पैन नंबर होता है अदर देन मेंबर्स, एंड एच सेपरेटली फाइल टैक्स रिटर्न्स। एन एच इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स, देयरफॉर इट कैन क्लेम डिडक्शंस, इसलिए डिडक्शंस और एग्जम्पशंस भी अवेल करती है जो टैक्स लॉज में मेंशन्ड है। अब एच की टैक्स कंप्लायंसेस क्या है? एच हैज इट्स ओन पैन और एक सेपरेट टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है। एक सेपरेट जॉइंट फैमिली जो है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इज क्रिएटेड सिंस इट इज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। नाउ कमिंग टू द टैक्स कंप्लायंसेस ऑफ एच में बोला है कि जो डिडक्शंस 86 की हैं,
और से एटीयू तक की हैं, और जो बाकी एग्जाम्पशंस है बीइंग एन एचयूएफ आप वो सारी अवेल कर सकते हो। ओके, एचयूएफ कैन पे सैलरी टू इट्स मेंबर्स। जैसे पार्टनरशिप में होता है, एचयूएफ भी अपने मेंबर्स को सैलरी पे कर सकती है, और उस सैलरी को आप एक्सपेंस मान के डिडक्ट कर सकते हो अपनी इनकम से। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड फ्रॉम एचयूएफ इनकम। एचयूएफ के पास जो इनकम आ रही है आप उसे फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो। एनी रिटर्न्स फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट, अगर इस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स किस फॉर्म में मिल सकते हैं, इंटरेस्ट की फॉर्म में, या फिर अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ। तो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलती है कि अगर उस डिविडेंड इनकम से आपने इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न तो भाई टैक्स लगा देंगे हम उस पे। एन एचयूएफ इज टैक्स्ड एट द सेम रेट एज एन इंडिविजुअल। जो स्लैब रेट्स इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल थे वही एचयूएफ के लिए भी हैं। फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स द एचयूएफ इज टैक्स सेपरेटली, मेंबर से अलग। द इनकम टैक्स स्लैब फॉर एचयूएफ इज सेम एज दैट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो बताया है, with an exemption limit of 2.5 lakh and qualifies for all the tax benefits under section 80C। जो 2.5 लाख वाली बात है कि इनका जो एग्जाम्पशन सीलिंग स्टार्ट होती है 2.5 लाख से होती है, और जो बाकी बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स यहाँ पे बोले तो डिडक्शंस 80C का वो भी मिलेगा, 80D का भी मिलेगा, 80G का भी मिलेगा, एंड सो ऑन जो भी है 80C से 80U तक के। कैपिटल गेन में अगर आप जाओ तो सेक्शन 54F और सेक्शन 54 वाला जो पर्टिकुलर डिडक्शन है वो भी एचयूएफ अवेल कर सकती है। अगर एचयूएफ को गिफ्ट्स मिले हैं तो 50,000 तक के गिफ्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगाएगी इनकम टैक्स एक्ट। द फादर हु ओन्स एन एचयूएफ कैन गिफ्ट अ प्रॉपर्टी और मनी ऑफ हायर वर्थ टू अ सन हु ओन्स अ स्मॉलर एचयूएफ। तो नाउ वी हैव टैक्स प्लानिंग विथ पार्टनरशिप और एलएलपी। एलएलपी इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अगर मैं पार्टनरशिप के बिजनेस में जाती हूँ तो मुझे क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरा टैक्सेशन रेट क्या होगा, एंड ऑल ये सारी चीज़ें टैक्स प्लानिंग में आती हैं। तो एज इट इज़ रिटन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये तो हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। और जो गवर्न करती है पार्टनरशिप एक्ट को, दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने पार्टनरशिप की वीडियोस अपलोड करी हुई है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। As a partnership firm operating in India, understanding the tax system and effective tax strategies can impact the business. Now, what are the tax benefit if I go for the partnership form of business organization? एक तो डेप्रिसिएशन जो है एसेट्स पे आपको वो अलाउ करने को मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए आप कोई से भी खर्चे कर दो, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे पार्टनर्स होंगे ना, अगर आप पार्टनर्स के लिए कोई खर्चे कर रहे हो तो वो मिलेंगे, मिलेगा डिडक्शन की तरह, जैसे सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गए, या कोई भी उनकी वेलफेयर स्कीम के टुवर्ड्स। रेंट है, इफ़ योर पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस यू कैन पोटेंशियली क्लेम डिडक्शन ऑन रेंट पेड। इंटरेस्ट, अगर लोन लिया है पार्टनरशिप फर्म ने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको, तो वो इस इंटरेस्ट को डिडक्शन की तरह ट्रीट कर लेंगे। अब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म है 30%। फ्लैट रेट ऑफ 30% ऑन द टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, और जो भी अदर बाकी खर्चे हैं। इस फ्लैट रेट 30% के बाद सरचार्ज लगता है 12% का। अगर पार्टनरशिप की इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो रही है तो उसके बाद एजुकेशन सेस लगता है 3% का, और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू कंपनीज आर एज फॉलोज। अगर कंपनी ने कोई एक्सपेंस किया है तो वो उसको डिडक्शन ले सकते हैं if that expense is related to the setting up or extension of a new business in that particular segment only. Deduction specific to the nature of business of the company. Reduced rate of tax on dividends received। अगर कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिला है तो उस पर टैक्स रेट जो होता है रिड्यूस हो जाता है, अनलाइक द यूजुअल वन। स्पेसिफिक डिडक्शंस एप्लीकेबल होती है वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए। बिजनेस लॉसेस जो है वो 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो आप। इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स डिडक्ट कर सकते हो एज एन एक्सपेंस मान के। कंपनीज का टैक्स स्लैब रेट देख लेते हैं। अगर एक कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसीट्स 400 करोड़ से एक्सीड नहीं होती तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा बेस वाला, दैट इज़ 25%। उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 7% या फिर 12%, दोनों में से कोई एक ही सरचार्ज लगेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, एंड इट इज़ मार्क्ड एज स्टार। फिर मैं वो स्टार वाली कंडीशन भी समझा दूंगी।
Depending on whether it be 7% or 12%, there might be two effective rates. One is 27.8% and the other is 29.1%, having a surcharge of 12%. If the company has opted for Section 115BA, then also the tax rate is 25%. Same is for surcharge and cess and the effective rate as well. If the company has opted for Section 115BAA, then the tax rate will be 22% as base, upon which a surcharge of 10% and education cess and health education cess of 4% will be applicable, resulting in an effective rate of 25.17%. If the company has opted for Section 115BAB, then the tax rate on base will be 15% and the surcharge and cess will be 10% and 4% respectively, which comes to an effective rate of 17.16%. If the company is such a company which does not fall in any of the categories above, then the tax rate will be 30%, attracting a surcharge and cess of 7% or 12% and 4% respectively, which comes to an effective rate of 33.3.8% and 34.94%. Now, what is the difference between surcharge of 7% and 12%? Surcharge at 7% will apply to companies with total income between 1 crore and 10 crore. Up comes the most interesting form of business organization, that is company. A company is any कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है या फिर इससे प्रीवियस वाले कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है या फिर उससे पहले भी अगर कोई प्रिवेल करता था और आप उसमें रजिस्टर्ड हो तो भी आप कंपनी कहलाओगे। कंपनी फ्रॉम द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पे दो टाइप्स की हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं कंपनीज की, बट यहाँ पे मेंशन करना इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो टैक्सेशन को इतना इम्पैक्ट नहीं करती है वो वाली टाइप्स। तो डोमेस्टिक और फॉरेन देखनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। डोमेस्टिक कंपनी क्या है? अ कंपनी दैट इज बेस्ड एंड हुज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंटायरली सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसी कंपनीज को हम डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे, या फिर जिसका अगर अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो उसको हम POEM बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फॉरेन कंपनी वो है अ कंपनी दैट इज बेस्ड आउटसाइड इंडिया और एज अ पोर्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन। अगर ऑपरेशंस थोड़े से भी आउटसाइड इंडिया में हैं तो वो फॉरेन कंपनी मान ली जाती है।